अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 24। आज हमारा टॉपिक क्या है जरा देखिएगा। एफिशिएंसी को निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस T2/T1। क्या एफिशिएंसी जीरो हो सकती है? तो बोलेंगे यस हो सकती है। कैसे? कि T2 जीरो हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, यानी कोल्ड बॉडी 0 केल्विन, जो कि पॉसिबल नहीं। पर एक तरीका है, जरा इसको समझिएगा। अगर ये T1 और T2 इक्वल हो जाए, जितना T1 उतना ही T2, तो ये आपस में कैंसिल होकर 1 आएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है किसी इंजन की एफिशिएंसी 0 हो सकती है एक तरीके से कि हॉट यानी T1 और कोल्ड यानी T2 टेम्परेचर सेम हो जाए, यानी इंजन का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाए। जैसे गाड़ी अगर रुकी भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर सराउंडिंग का है वही इंजन का है, तो जो T1 है वही T2 है, इसलिए तो परफॉर्मेंस नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी। अब एक बात को समझिए, हर गाड़ी, फैक्ट्री पूरी दुनिया में मुस्तकिल हीट फेंक रही है हमारे इस एनवायरनमेंट में, और जो हीट इस एनवायरनमेंट में जा रही है उसमें एयर है, और आपको पता है एयर इंसुलेटर है, तो वो हीट को कहीं ट्रांसफर नहीं होने देगा। इस वजह से हीट ट्रैप हो रही है, तो हमारे जमीन के चारों तरफ हीट जमा होती चली जा रही है। इससे जो T2 है सराउंडिंग का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जब T2 इंक्रीज होते 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 यानी कोल्ड का टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ते 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 जब इंजन के बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा, तो गाड़ी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री काम करना छोड़ देगी। इट मींस के बिगाड़ अपने इंतहा को पहुंच जाएगा, और वो उस वक्त होगा जब T1 T2 बराबर हो जाएगा, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और ये होती रहेगी उस वक्त तक जब तक टेम्परेचर T1 T2 बराबर ना हो जाए, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लिहाजा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन टर्म ऑफ एंट्रोपी ऐसे कह सकते हैं, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हिच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। देखिए, इस वक्त सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और इंजन का ज्यादा है, तो इस वक्त T1 बड़ा है T2 से, इट मींस अभी थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो वो इसलिए इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज होता रहेगा ओवर टाइम के साथ साथ। और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब इंजन का टेम्परेचर है T1 सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 इक्वल हो जाएगा, उस वक्त इंजन अपना काम करना छोड़ देगा और फिर बिगाड़ आना भी बंद हो जाएगा, और उस वक्त एंट्रोपी अपने इंतहा को पहुंच जाएगी। इसी बात को हमने स्टेटमेंट में यूं कहा है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हिच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विल टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम, तो बढ़ता रहेगा टाइम के साथ, और कब तक? अप्रोचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू, और अपने मैक्सिमम को पहुंच जाएगा एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि इस जमीन का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, पर ये एनवायरनमेंट इतना बड़ा है, आपको समझिए कि 70% हिस्सा तो हमारा पानी समुद्र पे ही है। बाकी जगहों पर इंसान रहते हैं, उसमें भी डेजर्ट्स हैं बहुत सी जगहों पर, तो हम बहुत थोड़े से स्पेस में रहते हैं। तो जो हीट इंडस्ट्री से या गाड़ियों से निकल रही है वो इतनी बड़ी मिकदार में नहीं कि वो रैपिडली सराउंडिंग को चेंज कर दे, लेकिन स्लाइटली 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 उसमें इजाफा हो रहा है। तो जमीन का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ही मामूली सा। इसका मतलब है कि T2 इंक्रीज हो रहा है, और जब तक T2 इंक्रीज हो रहा है एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, और जब T2 T1 के बराबर हो जाएगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर कोई भी फैक्ट्री हीट सराउंडिंग को नहीं दे पाएगी, सराउंडिंग को तो उस वक्त हीट देगी जब सराउंडिंग उससे ठंडा होगा, तो फिर काम करना भी छोड़ देगी। इसका मतलब एंट्रोपी हमारे यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होते होते अपने इंतहा को पहुंचेगी, कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। तो एक बात को दिमाग में रखिएगा, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, हाँ होती है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आया,
और अगर आ जाए तो फिर इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि फिर बिगाड़ आ ही नहीं सकता, बिगाड़ अपनी इंतहा पे आ चुका है। लेकिन एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। अच्छा, अब एमसीक्यूज के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, इनको समझिएगा, फिर इंशाल्लाह हम सारे एमसीक्यूज कर लेंगे, वो भी जो नोट्स में और वो भी जो नहीं है। देखिए, एंट्रोपी डेल क्यू ओवर टी होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम पर क्या होता है ये नोट रखिएगा। अभी नहीं, अभी तो आप लेक्चर पूरा सुन लीजिए, सेकंड टाइम में नोट कीजिएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हॉट और कोल्ड का टेम्परेचर इक्वल हो गया है, और जब हॉट और कोल्ड का टेम्परेचर इक्वल हो गया है तो हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, हीट फ्लो नहीं करेगा, और इस सिचुएशन को हीट डेथ कहते हैं। और सही बात है कि अब हीट का फ्लो बंद हो गया तो हीट फ्लो नहीं हो रही, तो इस सिचुएशन को हीट डेथ कहेंगे। और जब हीट डेथ हो जाएगी, हीट फ्लो नहीं करेगी, तो जितनी हीट जा रही समझ होती है वापस भी आ जाएगी, तो बोलेंगे सिस्टम रिवर्सिबल हो जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, हॉट और कोल्ड का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, हीट फ्लो नहीं करेगा, हीट डेथ हो जाएगी और सिस्टम रिवर्सिबल हो जाएगा, और फिर एंट्रोपी भी अपनी इंतहा पे आ जाएगी। और अब जब इंतहा पे आ गई है तो मजीद उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। तो पॉइंट की बात ये आपके सामने आ चुकी है। अब इसी पर एमसीक्यूज देखिएगा। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, अभी अभी आपने पढ़ा है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है व्हेन टेम्परेचर ऑफ सोर्स यानी हॉट एंड सिंक मानी कोल्ड ऑफ अ हीट इंजन बिकम इक्वल, यानी जब हॉट और कोल्ड का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, हॉट और कोल्ड बराबर हो गया तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो आएगा। अगर यहाँ चेंज नहीं पूछता, वो खाली पूछता कि एंट्रोपी विल बी, तो हम कहेंगे एंट्रोपी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आता ही जरूर कब, अगर यहाँ चेंज का वर्ड ना होता तो। और यहाँ चेंज ऑफ एंट्रोपी पूछा है और चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो। और सवाल देगा, एंट्रोपी इज कॉल्ड एज टाइम एरो बिकॉज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, अब टाइम एरो तो नहीं मालूम क्या होता है आपको, पर ये बात मालूम है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। अब इसको भी समझ लेते हैं, टाइम एरो क्या है। एरो तो आप समझते हैं, एक तरफ को जाना। अब टाइम तो एक तरफ को जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे कोल्ड बॉडी यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, यानी एंट्रोपी में तब्दीली आ रही है। याद है, जो चीज टाइम के साथ साथ तब्दील होती है उसे टाइम एरो कहते हैं, और एंट्रोपी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम एंट्रोपी को भी टाइम एरो कहेंगे। द एंट्रोपी चेंज इज जीरो फॉर, देखिए एंट्रोपी चेंज जीरो हो सकता है अगर डेल क्यू जीरो हो जाए, और डेल क्यू जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। देखिए, तीन बातें होंगी, या तो सिस्टम हीट लेगा, या सिस्टम हीट देगा, या फिर ना ले ना दे। एडियाबैटिक में ना हीट देगा ना हीट लेगा, डेल क्यू जीरो, एंट्रोपी चेंज जीरो। और अगर हीट रिसीव हो रही है, सिस्टम हीट ले रहा है तो प्लस, तो एंट्रोपी प्लस, और अगर दे रहा है तो ये माइनस, तो ये माइनस। तो एंट्रोपी जीरो हो सकता है, एंट्रोपी चेंज जीरो हो सकता है, प्लस हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है। तो एंट्रोपी चेंज जो है वो जीरो हो सकता है अगर सिस्टम जितनी एनर्जी रिसीव करे उतनी रिलीज कर दे, या फिर ना एनर्जी एंटर हो ना एनर्जी लीव करे। डेल क्यू जीरो, तो ये भी जीरो हो जाए। अगर कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है, तो ये प्लस होगा, तो एंट्रोपी चेंज प्लस होगा। अगर वो रिलीज करता है तो ये माइनस होगा, तो ये भी माइनस। तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पर डिक्रीज नहीं हो सकता। तो अब एडियाबैटिक अगर है तो एडियाबैटिक में ना हीट एंटर होगी ना लीव होगा, डेल क्यू जीरो, तो एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं, 2001 का सवाल है ये। नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन अ नेचुरल प्रोसेस इज। तो देखिए भाई, एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन भी है और 1 माइनस क्यू टू बाई टी वन भी है। अगर मैं इनको कंपेयर कर लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो ये और ये सेम हो गया, 1 से 1 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्यू टू बाई क्यू वन इक्वल टू टी टू बाई टी वन। अगर मैं इस फॉर्मूले में T2 को नीचे और Q1 को ऊपर ले आऊं, तो हीट ओवर टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी, और 2 मानी कोल्ड 1 मानी हॉट, तो ये एंट्रोपी है 2 यानी कोल्ड का, ये एंट्रोपी है 1 यानी हॉट का। अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो S2 माइनस यानी एंट्रोपी चेंज जीरो हो गया।
तो साबित ये हुआ कि नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन अ नेचुरल प्रोसेस इज 0। तो बहरहाल आपको प्रूफ नहीं करना होता है, एमसीक्यू में आपको खाली आंसर देना है। मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि ये आखिर 0 मैंने कैसे कह दिया, नेट चेंज इन एंट्रोपी इज 0। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बट अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए पहले मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ, उसको समझना बड़े गौर से। आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होना चाहता है 1 ग्राम 0 डिग्री पर, यानी 0 डिग्री पर आपके पास आइस, देखिए आइस -60, -40, -20, -30 किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन आइस के लिए टेम्परेचर 0 अगर है और 1 ग्राम है और मैं उसको वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो हम हीट देंगे उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, और ये 336 जूल होता है या 80 कैलोरी होता है। अच्छा, अब ये अगर आप भूल जाए तो कोई इशू नहीं है, याद रखिए कि 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। लिहाजा 1 कैलोरी अगर 4.2 जूल होता है, तो अगर 80 कैलोरी है और उसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इस 80 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 इंटू 4.2 करेंगे, आएगा 336 जूल। और इसी तरह अगर मैं पानी है, वाटर है, और 1 ग्राम है 100 डिग्री पर, और मैं चाह रहा हूँ स्टीम बन जाए, तो इसके लिए जो आप हीट देंगे उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, और लिखते हैं HV से, जो 2268 जूल होता है, ये 540 कैलोरी होता है। यानी देखिए 0 डिग्री पर आइस वाटर भी बन सकता है और 0 डिग्री पर वाटर आइस भी बन सकता है। और अगर वाटर आइस या आइस वाटर 0 डिग्री पर है और 1 ग्राम है, तो इतनी हीट अगर आप देंगे तो आइस है तो वाटर बन जाएगा, और इतनी हीट अगर लेंगे तो वाटर है तो वो आइस बन जाएगा। इसी तरह से इतनी हीट अगर आप देते हैं 100 डिग्री पर 1 ग्राम पानी को, तो वो स्टीम बन जाएगा, और अगर इतनी हीट उसमें से रिसीव कर लें, निकाल लें, तो वो स्टीम वाटर बन जाएगा। अब इसको याद रखिएगा। अब इसको और आसान करते हैं, यहाँ देखिएगा। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है del Q over T, और T है टेम्परेचर जो केल्विन में लेंगे, और हीट एनर्जी है जूल में लेंगे। अब एनर्जी को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। अब देखिए 3 कैसे फॉर्मूले, यहाँ देखिए। MHF का मतलब क्या हुआ, अगर 1 ग्राम है तो जो भी हीट दी जाएगी 0 डिग्री पर आइस को मेल्ट करने के लिए, उसको HF कहते हैं, और अगर 2 ग्राम है तो 2HF, 3 ग्राम है 3HF। ऐसे ये फॉर्मूला स्टीम के लिए है, वेपराइजेशन करने के लिए, और ये फॉर्मूला टेम्परेचर में चेंज। अब जरा बात को समझिए, हीट देने से 3 बातें होंगी, या तो बदलेगा टेम्परेचर, अगर हीट देने से टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉर्मूला आएगा MC del T, और del T है चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हीट देने से पानी स्टीम बनता है, वेपराइज होता है, तो फॉर्मूला MHV है, और अगर हीट देने से आइस मेल्ट होता है तो फॉर्मूला MHF है। यहाँ जो HF है, हीट ऑफ फ्यूजन, वो 336 जूल फॉर 1 ग्राम है, इसे कह रहे हैं जूल पर ग्राम, और जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 2268 जूल पर ग्राम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एनर्जी को जूल में लेते हैं। अच्छा, दिमाग में रखिएगा कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब हीट देने या लेने से टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाए। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब हीट देने या लेने से टेम्परेचर तो ना बदले, स्टेट बदल जाए। ये 2 फॉर्मूले स्टेट बदलने के लिए हैं। अगर वो वेपराइज हो रहा है तो ये फॉर्मूला है, अगर वो फ्यूज हो रहा है या मेल्ट हो रहा है तो ये फॉर्मूला है। HF कांस्टेंट फॉर वाटर ओनली, जूल पर ग्राम, और HV है 2268 जूल पर ग्राम। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं। 540 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात अगर वो ना भी बताएं तो हमें पता है कि 100 डिग्री पर 1 ग्राम पानी को वेपराइज करने के लिए 540 कैलोरीज चाहिए होते हैं, यानी आपको दिया हुआ है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दे रखा है किसमें, कैलोरीज के अंदर, और हम जब भी काम करेंगे हम SI सिस्टम में लेंगे, और SI सिस्टम में एनर्जी को जूल कहते हैं। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540 कैलोरीज पर ग्राम। अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो 4.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2268 जूल पर ग्राम आ गया। हमारे पास कितना पानी है, 5 ग्राम है, तो मास हो गया 5 ग्राम। टेम्परेचर 100 है तो केल्विन में लाएंगे, 273 ऐड कर देंगे, आया 373। मालूम करना है एंट्रोपी चेंज। देखिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आपके सामने है, टेम्परेचर तो हमें पता है, अब del Q चाहिए। 3 फॉर्मूले हैं, आप खुद बताइए, इस सवाल में टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा, तो ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अलबत्ता यहाँ वेपराइज हो रहा है तो फॉर्मूला ये भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये तो फ्यूजन का है, तो हम फॉर्मूला यही इस्तेमाल करेंगे MHV। और इस वाले फॉर्मूले में जो M है वो ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि HV है जूल पर ग्राम।
तो जब ये जूल पर ग्राम है और ये ग्राम होगा तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और जूल में आपका आंसर आ जाएगा, एनर्जी को जूल में लेते हैं। मास है 5 ग्राम। इवन अगर यहाँ पर मास देते हैं वो फर्ज कर लीजिए 5 केजी, तो आप कहते हैं 5000 ग्राम। क्योंकि ये जो फॉर्मूला HB है जो आप ले रहे हैं 2268 जूल पर ग्राम, हाँ अगर आप जूल पर केजी करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, अगर 2.268 जूल पर केजी। देखिए ये जो एनर्जी है जूल पर ग्राम है, और ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहें, इन्हें 1 ग्राम के लिए इतनी हीट चाहिए, अगर 1 केजी हो तो इसको 1000 टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो बहरहाल हमने फॉर्मूला क्योंकि जूल पर ग्राम में रखा हुआ है तो हमें मास भी ग्राम लेना चाहिए, और मास ग्राम में दी भी रखा है, लिहाजा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी जूल में मिल जाएगी 11340 जूल। अब हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, हमारा फॉर्मूला है डेल क्यू ओवर टी। यहाँ डेल क्यू आप रख देंगे 11340, टी रख देंगे 373, डिवाइड कर देंगे तो आपको एंट्रोपी चेंज मिलेगा 30.4 जूल पर केल्विन। क्योंकि एनर्जी जूल और टेम्परेचर केल्विन, तो जूल पर केल्विन इसके बनी यूनिट। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। What entropy change is involved in melting 20 ग्राम of ice, freezing 20 ग्राम of water? पहली बात तो ये है कि देखिए जब आप मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो आप हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं। मास है 20 ग्राम, और आपको पता है कि मेल्ट होने के लिए, फ्रीज होने के लिए टेम्परेचर का 0 होना जरूरी है। तो स्टीम बनने के लिए यानी वेपराइज होने के लिए या स्टीम का पानी बनने के लिए टेम्परेचर का 100 होना जरूरी है, और फ्रीज होने के लिए, मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर का 0। तो यहाँ टेम्परेचर गिवन नहीं है, पर अंडरस्टूड सी बात है कि फ्रीजिंग या मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर को 0 ही लेंगे। केल्विन मिलाने के लिए ऐड किया 273, तो आगे 273 केल्विन, और मालूम करना एंट्रोपी चेंज। अब इस बात को जरा यहाँ समझिएगा। देखिए पहला काम डेल क्यू निकालेंगे। अब डेल क्यू निकालने के 3 फॉर्मूले आपके पास हैं, MC डेल टी है, MHF है, MHV है। अब यहाँ MC डेल टी पॉसिबल है क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो नहीं हो रहा, MHV भी नहीं क्योंकि वेपराइजेशन की बात नहीं हो रही, तो MHF होगा। HF याद रखना है आपको 336 जूल पर ग्राम, और मास ग्राम में ही लेंगे और ग्राम में ही दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एनर्जी तो मिल गई और टेम्परेचर भी मालूम है। अब जरा समझिएगा, यहाँ 2 केसेस है, पहला है मेल्ट, दूसरा है फ्रीज। अगर मेल्ट करना है चीज को तो हीट देंगे तो प्लस, और फ्रीज करना है तो उसमें से हीट लेंगे तो यहाँ माइनस आ गया। तो इस बात को समझना कि यहाँ पर माइनस क्यों आया। यहाँ माइनस इसलिए आया, फर्स्ट कीजिए आप देखिए डीप फ्रीजर में चीजों को रखते हैं तो फ्रीज क्यों जाता है, क्योंकि उस डीप फ्रीजर अंदर से हीट को निकाल रहा है। आइसक्रीम मेल्ट क्यों हो रही है, उसमें हीट जा रही है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर, और कॉमन सी बात है कि अगर कोई चीज आपके पास यहाँ पर फ्रीज करना है तो उसमें से हीट को निकालना है तो लॉस करना है, उसमें से लॉस तो माइनस, और अगर आपको मेल्ट करना है तो उसको देना है तो उसने रिसीव करना है, और जब रिसीव करना है तो ये प्लस आएगा। अच्छा डेल क्यू सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, तो डेल क्यू भी सेम टेम्परेचर, बस सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आ रहा है। प्लस इसलिए है कि आपको मेल्ट करना है तो सिस्टम एनर्जी को रिसीव करेगा तो प्लस, और आपको फ्रीज करना है तो उसमें से एनर्जी को निकालना होगा तो माइनस। इसको डिवाइड किया तो आया 24.61, इसको डिवाइड किया सेम आंसर आया, बस एक प्लस में आया माइनस में आया। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी, जब सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है, कोई सिस्टम एनर्जी निकाल रहा है, लॉस कर रहा है तो माइनस, और अगर गेन कर रहा है तो प्लस। तो सिस्टम एनर्जी गेन करे तो प्लस और लूज करे तो माइनस। तो फ्रीज करने के लिए उसे लूज करना है इसलिए माइनस। अब आइए आज का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। 2 kg आयरन, ये जरा समझने वाला सवाल है। 2 kg आयरन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम अ फर्नेस when its temperature was 650 degrees Celsius and placed on a large block of ice at 0 centigrade. जरा यहाँ देखिएगा, फर्स्ट कीजिए आपके पास आइस है जिसका टेम्परेचर 0 है, जिस पर आपने गरम रख दिया आयरन जिसका टेम्परेचर 650 है। अब ये कैसे चला मालूम कि आयरन का टेम्परेचर 650 है, इसलिए कि आयरन को जिस फर्नेस में से निकाला गया उस फर्नेस का टेम्परेचर 650 है। अगर फर्नेस का टेम्परेचर 650 है तो जो चीज निकाली गई उसमें से उसका टेम्परेचर भी 650 ही होगा। जब आपने उसको आइस पर रख दिया, इसका टेम्परेचर 0 है,
तो ये आयरन हीट देगा और आइस हीट लेगा। जब आयरन हीट देगा तो आयरन के टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो जाएगी, और जब आइस हीट लेगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये उस वक्त तक मेल्ट होता रहेगा जब तक ये हीट उसको देता रहे, और जब पूरा पानी मेल्ट हो जाएगा तो फिर मजीद हीट देने से पानी गर्म होगा। तो जब तक वो मेल्ट होता रहेगा आइस टेम्परेचर 0 ही रहेगा और आयरन का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the ice, तो तय कर दिया कि आयरन ने जितनी भी हीट दी वो सब की सब हीट आइस को मेल्ट करने में इस्तेमाल होगी। यानी आइस सिर्फ मेल्ट हुआ, अगर आइस मेल्ट हुआ है तो टेम्परेचर उसका 0 ही रहेगा, क्योंकि जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा उसके बाद मजीद हीट दूंगा तो गर्म होगा। अब ऑल द हीट गिवन अप बाय द आयरन, तो आयरन उस वक्त तक हीट देता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर आइस के बराबर हो जाए, और आइस का टेम्परेचर मुस्तकिल 0 रहेगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ कह दिया कि assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the ice, लिहाजा आयरन ने अपने टेम्परेचर को लूज किया 650 से 0, और मजीद लूज कर नहीं सकता क्योंकि अब दोनों के टेम्परेचर सेम हो चुके हैं, और वो जितनी भी हीट गेन किया आइस ने वो उसको मेल्ट करने में इस्तेमाल हो गया है। लिहाजा यहाँ पर मास आयरन का पता है 2 kg, स्पेसिफिक हीट आयरन की गिवन है 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और आयरन का टेम्परेचर जो है वो 0 से 650 हुआ है, तो आयरन के टेम्परेचर में चेंज आया 650 माइनस 0, यानी बड़े में से छोटे को निकाल दिया 650 आ गया। और आपको हीट ऑफ फ्यूजन याद होना चाहिए 336 जूल पर ग्राम, और मालूम करना आपको मास ऑफ आइस जो कि मेल्ट हुआ। अच्छा जी, अब मसला ये है कि यहाँ पर एक चीज है जो हीट दे रहा है और एक है हीट ले रहा है। लॉ हमारा एक है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, वो कहता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कौन कर रहा है? आयरन, और गेन कौन कर रहा है? आइस। तो हीट लॉस बाय आयरन इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। जितनी हीट आयरन ने लॉस की है उतनी हीट आइस ने गेन की है। अब मसला है कि फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, आयरन के टेम्परेचर में चेंजिंग आई है तो फॉर्मूला mc∆T है, और आइस मेल्ट हुआ है तो फॉर्मूला mHf है। मैंने उससे पहले आपसे कहा था कि हीट के 3 फॉर्मूले हैं। अगर टेम्परेचर में तब्दीली आती है तो mc∆T, अगर मेल्ट होता है तो mHf, और अगर वेपराइज होता है तो फिर mHb। यहाँ मेल्टिंग की बात हो रही इसलिए mHf। अब बस एक आखिरी बात समझिएगा, ये भी एनर्जी है जूल, ये भी एनर्जी है जूल। ये है जूल पर ग्राम, तो ये मास ग्राम में होना चाहिए ताकि सॉल्व करने से आंसर जूल में आए। अब यहां पर ये जो मास है ये केजी में है। अगर ये मास केजी में, और सी क्या है? जूल पर केजी सेंटीग्रेड। तो आप खुद बोलिए, ये सी है जूल पर केजी, तो ये मास केजी में होना चाहिए। ये जूल पर ग्राम, तो मास ग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज पूरी जूल है, ये पूरी चीज जूल है, पर ये जूल पर ग्राम है तो इसलिए ग्राम है, और ये जूल पर केजी है इसलिए। और डेल्टी तो आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस का या केल्विन का एक ही बात है। जब मैं यहाँ लिखूंगा जूल पर केजी सेंटीग्रेड, और ये केजी में और वो भी सेंटीग्रेड में, तो केजी भी कट जाएगा, सेंटीग्रेड जूल बचेगा, और लेफ्ट और राइट सेम हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट जूल, राइट हैंड साइड के यूनिट जूल उस वक्त पॉसिबल है जब अगर ये जूल पर केजी है तो ये मास केजी में होना चाहिए, और ये जूल पर ग्राम है तो ये मास ग्राम में होना चाहिए। लिहाजा क्योंकि सी, हाँ अगर ये सी स्पेसिफिक हीट ग्राम में होता तो ये मास में ग्राम में रखता, और अगर HF जूल पर केजी में होता तो मैं ये केजी में रखता। तो क्योंकि यहाँ पर सी जूल पर केजी में है तो ये मास केजी में होगा, और ये जूल पर ग्राम है तो ये मास ग्राम में होगा। लिहाजा मास ऑफ आइस केजी में रख दिया आपने, स्पेसिफिक हीट गिवन थी रख दिया आपने, डेल्टी रख दिया आपने 650, और इसको आप सॉल्व करेंगे। हीट ऑफ फ्यूजन है 336, मास ऑफ आइस ऐसे आ गया। अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आएगा 65000। अब आप इसको डिवाइड, अच्छा याद रखिएगा जब आप 65000 को डिवाइड करेंगे 336 से, तो जो भी मास आएगा वो ग्राम में लिखा जाएगा। ये मास ग्राम में लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जूल पर ग्राम है तो ये मास भी ग्राम में होना चाहिए। हाँ, आप इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप डिवाइड करें इसको 1000 से, 1.934 केजी बन जाएगा। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। बेटा अब आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, और वो जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम
कुछ रीजन करेंगे और 2 न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अब जो 25th लेक्चर है वो 11 चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा हमारा, और उस लास्ट लेक्चर के बाद आपका टेस्ट ड्यू हो जाएगा आप पर 11E, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेकर कार्नोट इंजन एंड देन एंट्रोपी तक। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आज हमने क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें। वो हालांकि इस वीडियो को आप 3 मिनट के बाद देख के रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर समझा देता हूँ। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला डेल क्यू ओवर टी है, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, एनर्जी जूल में लेंगे, और एनर्जी को निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, mc डेल टी, mhv, mhf। ये hf जूल पर ग्राम में होगा, hv जूल पर ग्राम में होगा, तो ये दोनों मास ग्राम में होने चाहिए, और ये c की यूनिट पर डिपेंड करता है। अगर c का यूनिट जूल पर ग्राम है तो ग्राम में होगा, जूल पर केजी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब हीट देने या लेने से टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है, और ये 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे जब स्टेट में चेंजिंग आ रही है। तो बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं जो आज आपने पढ़े थे, और उन पर आपने 3 न्यूमेरिकल के। एक और बात समझ लिया आपने कि एंट्रोपी चेंज 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। 0 का मतलब है कि ना वो हीट रिसीव कर रहा है ना हीट रिलीज कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। अगर सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है तो गेन पॉजिटिव, और सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो लॉस नेगेटिव। जैसे मेल्ट हो रहा है, अगर मेल्ट हो रहा है तो एनर्जी रिसीव करेगा, एनर्जी को मेल्ट होते हुए रिसीव तो प्लस हो जाएगा, और फ्रीज होना है तो एनर्जी उसमें से निकालनी होगी, रिलीज होगा, लॉस करेगा तो माइनस, लॉस माइनस गेन प्लस। बेटा आप इस वीडियो को आपने एक बार अगर देख लिया है, आप उसको दोबारा देखिएगा और पॉज कीजिएगा जगह जगह पर, और चीजों को नोट कीजिएगा और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो इजाजत दीजिए जब तक के लिए, अल्लाह हाफिज बेटा।